नमस्ते बच्चों। कल मैंने लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने थर्ड ईयर का एक लेक्चर डाला था, क्योंकि उनका काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था इस वजह से। और आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 12 है, उसके बाद आज लेक्चर नंबर 13 की बात करने वाला हूँ मैं। लेक्चर नंबर 13 और अपनी यूनिट काफ़ी सारी हो गई एक तरह से देखा जाए तो। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो काफ़ी इस यूनिट का काफ़ी पार्ट कवर हो गया अपना। देखो आज अपन बात करने वाले हैं जूल थॉमसन प्रभाव, और इसके बाद बात करेंगे जूल थॉमसन गुणांक की, कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। मैंने इसकी बात थोड़ी सी फर्स्ट ईयर में भी की थी, जो गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे अपन। तो ये बोला जाता है कोई भी रुद्धोष्म अवस्था में, रुद्धोष्म अवस्था का मतलब समझे ना, एडियाबेटिक जो प्रोसेज होता था उसमें मैंने बताता था कि ऐसा प्रोसेज होता था जिसके अंदर सिस्टम जो होता था, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता था। और एडियाबेटिक कंडीशंस आप जानते हो क्या होती है। तो ये बोला जाता है रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को, ठीक है, सरंदर डोट्स है, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, रुद्धोष्म कंटेनर पात्र, और इसमें एक डोट लगा दिया मैंने, मतलब इसमें से गैस बाहर निकालूं मैं। तो ये बोला जाता है रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को सरंदर डोट में से प्रवाहित किया जाए तो गैसों का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। क्या बोला जाता है? गैसों का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि रुद्धोष्म अवस्था के अंदर यहाँ पर गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर की साइड, बाहर की तरफ निर्वात होता है, या अपन बोल सकते हैं अंदर उच्च दाब होता है, बाहर की ओर निम्न दाब होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाए तो गैसों का जो तापमान है उसमें कमी आ जाती है। क्या हो जाता है? गैसों का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला? रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाए तो गैसों का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये जो प्रभाव होता है इसको जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने लाइफ में भी ये देखा होगा, जैसे कोई गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर छोटा सा सुराख कर देते हैं, छोटा सा छेद कर देते हैं, उसको जब दबाते हैं और अपने पास टच करते हैं तो क्या होता है? टच करने पर वो जो उसकी जो एयर है ना, अपने शरीर पे टच करते हैं तो वो ठंडी ठंडी फील होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसों, जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि बाहर का प्रेशर बहुत कम होता है। तो यहाँ पर ये बोला जाता है गैसों का जो प्रेशर है बाहर की तरफ जब अपन निर्वात के अंदर छोड़ते हैं तो उसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसा इसलिए होता है कि गैसों के अणुओं के बीच में वान डर वाल्स आकर्षण बल होते हैं, ठीक है। और वान डर वाल्स आकर्षण बल जब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जब धक्का मारते हैं ना, तो उनको कार्य करना पड़ता है, और कार्य करने के लिए ऊर्जा कहां से आती है? उसकी इंटरनल एनर्जी से खर्च होती है। तो ये बोला जाता है गैसों की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें कमी आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो गैसों के दाब में कमी आ जाती है, और जब सॉरी टेम्परेचर में कमी आ जाएगी, और टेम्परेचर में कमी आने की वजह से गैसों का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और वो शीतलन इफेक्ट प्रदर्शित करती है। तो ये बोला जाता है कि गैस के ताप में जो ये कमी होती है ना, वो किस पर के समानुपाती होती है कि जो सरंदर डोट अंदर का और बाहर का जो प्रेशर होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी। कि टेम्परेचर कितना होगा कि जो दोनों ओर का जो प्रेशर है जितना ज्यादा कम होता है टेम्परेचर में उतनी कमी आती है। तो इसको क्या बोला जाता है? जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये बोला जाता है कि जो H2 हाइड्रोजन गैस और हीलियम जो गैस होती है उनके बीच, उनके लिए जो प्रभाव है ना, बहुत लो टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड और -240 डिग्री सेंटीग्रेड पर व्युत्पन्न होता है। अभी अपन बाद में बात करेंगे। ये तो हीलियम के लिए होता है और ये हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। इसमें एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं अपन, इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप, ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले अपन लिख लेते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। तो हेडिंग डाल दो जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव। लिखो इसमें, रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को, रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सरंध्र, रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सरंध्र डोट, पोर्स प्लग बोल सकते हैं इसको, पोर्स मतलब छेद होता है ना, पोर्स प्लग, पोर्स प्लग से होकर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। गैस के ताप में यह कमी
गैस के ताप में यह कमी, गैस के ताप में यह कमी सरंध्र डोट के दोनों ओर, जैसे मैंने यहां पर ये पात्र लिया था, इसमें ये डोट कर दी तो एक तरफ तो प्रेशर ज्यादा होता और एक तरफ बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, तो इसके दोनों ओर, अंदर और बाहर, गैस के ताप में यह कमी सरंध्र डोट के दोनों ओर, पोरस प्लग के दोनों ओर, सरंध्र डोट के दोनों ओर दाब में अंतर के समानुपाती होता है, या दाब में अंतर के समानुपाती होती है। गैस के ताप में यह कमी सरंध्र डोट के दोनों ओर दाब में अंतर के समानुपाती होती है। डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, ये लिख लेना आप, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी। लिख लिया। अब आगे लिखो इसमें H2 तथा हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, H2 तथा हीलियम गैस, यह प्रभाव, H2 तथा हीलियम गैस यह प्रभाव निम्न ताप क्रमशः -80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -240 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही प्रदर्शित करती है। अब ये क्यों करती है इसकी बाद में बात में करूंगा, जब इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ रहे होंगे अपन। पर ही प्रदर्शित करती है, पर ही प्रदर्शित करती है। अब अपन वो लिख लेते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट पैदा क्यों होता है, ठंड जो टेम्परेचर है वो कम क्यों होता है, इसकी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा H2 तथा हीलियम गैस यह प्रभाव निम्न ताप क्रमशः -80 डिग्री और -240 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही प्रदर्शित करती है। मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। कोई बात नहीं, याद नहीं हो तो याद दिलाया जाएगा भाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ताप में यह कमी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। ताप में यह कमी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा ताप में यह कमी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। ताप में यह कमी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच वान डर वाल आकर्षण बल होते हैं। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच वान डर वाल आकर्षण बल होते हैं, क्योंकि अपन को पता है वान डर वाल्स फोर्स कब होते हैं, जब गैस के पार्टिकल्स को अपन पास लेके आते हैं ना, तो वो चिपकने लग जाते हैं। और क्यों चिपकते हैं? वान डर वाल्स बल की वजह से। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो गैसें होती थी अपनी आर्गन, नियोन वगैरह, उनमें लिक्विफिकेशन होता था। क्यों होता था? वान डर वाल्स फोर्स की वजह से। जब गैसों के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो वान डर वाल्स फोर्स की वजह से वो चिपकने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने लिख दिया, ताप में यह कमी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच वान डर वाल आकर्षण बल होते हैं। जब गैस का निर्वात या निम्न दाब पर प्रसार किया जाता है तो कुछ ऊर्जा इन वान डर वाल बलों को समाप्त करने में खर्च होती है। जब गैस का निर्वात या निम्न दाब पर प्रसार किया जाता है तो कुछ ऊर्जा इन वान डर वाल बलों को समाप्त करने में खर्च होती है। इस प्रकार गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है। और शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। अपन को पता है जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर वान डर वाल्स फोर्स बिल्कुल नहीं होते, और जब वान डर वाल्स फोर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, उसका जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो भी क्या होगा, जीरो। तो लिख लो एक नीचे एक लाइन, आदर्श गैसों में वान डर वाल बल नगण्य होते हैं। आदर्श गैसों में वान डर वाल बल
नगण्य होते हैं, आदर्श गैसों में वान डर वाल बल नगण्य होते हैं, अतः आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। ये अपन देखेंगे भाई जूल थॉमसन इफेक्ट जीरो क्यों होता है वगैरह जो भी है। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल दो जूल थॉमसन गुणांक। ये तो बात होगी जूल थॉमसन प्रभाव की, अब हेडिंग डाल दो जूल थॉमसन गुणांक। इसी लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे इसको, जूल थॉमसन गुणांक। देखो जूल थॉमसन गुणांक को अपन डिफाइन करने वाले हैं। आप लोगों को पता था, मैंने कई बार बताया है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो तो किस किस का फंक्शन होती है, तो आप लोग बताते हो इंटरनल एनर्जी होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और एंथैल्पी किसका फंक्शन होती है, तो अपन बोलते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, पता है ऐसे तो आप लोगों को। जूल थॉमसन गुणांक डाल दी हेडिंग। देखो अब इसमें अपन को पता है किसी भी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप और दाब का फलन होती है, तो अपन को पता है किसी भी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप और दाब का फलन होती है। और अपन ये भी देखते हैं यदि किसी गैस के प्रसारण से उसके ताप में कमी dt तथा दाब में कमी dp हो, अरे ये है ना फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर में कोई भी गैस है उसका अगर प्रसारण कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में कमी आएगी तो उसको dt बोलेंगे, और अगर उसके दाब में कमी आएगी तो उसको dp बोलेंगे। तो यहां पर ये बोला जाता है जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसको निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं अपन। अब उसको व्यक्त करने के लिए अपन को पहले ये चीज लिखनी पड़ेगी कि किस किस का फंक्शन होती है, तो अपन लिखते थे क्या, एंथैल्पी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अब अपन इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना अपन को आता है, तो कर लो पार्शियल डिफरेंशिएशन dH डेबर H डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस डेबर H डेबर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। ये तो अच्छे से आते हैं अपन को, और अपन को पता है यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये भी पता है आप लोगों को, पता है ना। अब यहाँ पर देखो दो टर्म्स है डेल एच डेल टी, तो यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है ताप के साथ, यहाँ पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है प्रेशर के साथ। तो ये जो टर्म है ये क्या दिखाता है कि स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है। ये क्या दिखाता है, स्थिर, यहाँ वो सॉरी स्थिर दाब बोला था, यहाँ बोला स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है, और ये अपन बोलेंगे स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है। अब इन दोनों में से ये वाली जो टर्म आप लोगों को याद आ रही होगी, इसको क्या बोला जाता है, सीपी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीपी। और सीपी पढ़ी थी अपन ने, डेबर एच डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, सीपी। तो अपन यहां लिख सकते हैं डीएच, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि डेबर एच डेबर टी, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सीपी dt। तो इसको अपन ऐसे लिख देना, चूंकि डेबर एच डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू सीपी होता है, तो अपन ने इसको यहाँ पर सीपी dt कर लिया, प्लस डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। ठीक है, अब आप लोगों को यह भी पता है कि जो प्रसरण होता है, प्रसारण करवाते हैं अपन जूल थॉमसन प्रसारण में, जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वहां पर अपन बोलते हैं जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार प्रसरण में जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। तो अपन क्या बोल देंगे, डीएच इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जब कांस्टेंट है तो इसको जीरो ही लिखेंगे ना, तो यहां पर जब जीरो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन, सीपी dt प्लस डेबर एच डेबर पी टी डीपी हो जाएगा ये। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। अब इसको है ना इधर ले आए, सीपी dt तो अपनी जगह है, इसको इधर ले आया मैं, तो माइनस डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp हो गया है। अब अपन इसको ऐसा करते हैं, इस समीकरण में इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं भाई, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, मान लो इसको 3 दे देते हैं, इसको 4, इसको 5। समीकरण जो 5 है उसमें दोनों ओर 5 में दोनों ओर dp का भाग देते हैं। नहीं, एक मिनट रुको भाई, dp का भाग पहले बाद में देंगे, पहले जो cp है ना इसको इधर ले आए। ये जो समीकरण 5 है दे देंगे भाग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे सकते हो भाग, यहाँ भी दे सकते थे, पर मैं क्या करता हूँ cp को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना।
यहां पर ये dt है, इस Cp को इधर ले आऊं है ना, डेबर H डेबर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP अपॉन Cp करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 6 में कर दो, इसको मिटा देता हूं यहां पर, मैं बाद में लिखा दूंगा इसको ना जब अपन करेंगे। एक बार इसको पूरे को कर लेते हैं। जो समीकरण नंबर 6 है, समीकरण 6 में दोनों ओर dP का भाग देने पर, dP का भाग देने पर दे दो भाग dt अपॉन dP। कोई दिक्कत, एक तरफ लग गया, एक तरफ और दे दो, डेबर H डेबर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर Cp, और dP से dP कट गया, इधर dP में भाग दोगे तो dP से dP कट गया तो उसको मिटा ही दे। अब ये कंडीशन हो गई। अब आप लोगों को पता है इस पूरे कंडीशन में मैंने यहां पर बोला था कि जो प्रसरण के अंदर जो एंथैल्पी होती है वो स्थिर होती है, तो एट कांस्टेंट एंथैल्पी होगी ना यहां पर, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, dt dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी माइनस डेबर H डेबर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर T लिख दें इसको माइनस को बाहर ले लेता हूं मैं, अपॉन Cp। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है भाई। H एट कांस्टेंट माइनस तो है 1 अपॉन Cp कर रहा हूँ इसको ना, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में और कुछ भी नहीं है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर ये जो है ना, इसको अपन बोल रहे हैं जूल थॉमसन गुणांक, कि स्थिर एंथैल्पी में दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, जूल थॉमसन गुणांक। दोबारा सुनना, यहां पर ये जो टर्म है इसको अपन बोल रहे हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। क्या, स्थिर एंथैल्पी में दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, जूल थॉमसन गुणांक। इसको कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक, और इसको दिखाएंगे म्यूजेटी से। किससे व्यक्त करते हैं, म्यूजेटी से। तो म्यूजेटी 1 अपॉन Cp डेबर H डेबर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हो गया म्यूजेटी को अपन क्या बोल रहे हैं, जूल थॉमसन गुणांक बोल रहे हैं। आई बात समझ में, म्यूजेटी को क्या बोल रहे हैं, जूल थॉमसन गुणांक। तो ये अपना जूल थॉमसन गुणांक है, इसको अपन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप लोग अब इसमें हेडिंग डाल दी होगी आप लोगों ने, जूल थॉमसन गुणांक, और लिखते चलो जल्दी जल्दी जिससे अपना वीडियो जल्दी सल्ट जाए। तो लिखो, किसी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप व दाब का फलन है, किसी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप व दाब का फलन है, किसी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप व दाब का फलन है, उसके ताप व दाब का फलन है। अतः यदि किसी गैस के प्रसारण से, प्रसारण का मतलब फैलाने से, अतः यदि किसी गैस के प्रसारण से उसके ताप में कमी dt तथा दाब में कमी dP, अतः यदि किसी गैस के प्रसारण से उसके ताप में कमी dt तथा दाब में कमी dP हो तो एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ताप में कमी dt तथा दाब में कमी dP हो तो एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको लिख लो समीकरण नंबर 1, H फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, H फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद ये लिख लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने, या तो लिख दो यहां पर लिखना चाहो तो, समीकरण 1 को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष, और समीकरण 1 को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष और स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष अवकलित करने पर, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है भाई, अवकलित करने पर। ये मैंने कई बार सिखाया और अब भी बोल रहा हूं, जिसको नहीं आया पूछ लेना है ना। ठीक है, तो लिख लो इसको, dH इक्वल टू डेबर H डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर dt डेबर H डेबर P T dP। लिख लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में दोनों टर्म्स हैं, वो क्या क्या बताती है वो अपने यहां लिख लेते हैं। तो ये तो क्या है, स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर, और ये क्या है, स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन है। तो यहां लिख लो, यहां डेबर H डेबर T, यहां डेबर H डेबर T एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां डेबर H
डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है। यहां डेबर एच डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है तथा डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब लिख लो यहां पे, हम जानते हैं कि डेबर एच डेबर टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू सी पी। हम जानते हैं कि डेबर एच डेबर टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू सी पी। और इसको यहाँ लिख लो, समीकरण नंबर 3 दे देना इसको, है ना। हम जानते हैं कि, इसको लिखने के बाद ये लिख लो, डेबर एच डेबर टी पी इक्वल टू सी पी। तो यहाँ लिख देना, ये तो हो जाएगा सी पी और ये हो गया सी पी डी टी प्लस डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। ये गोला वोला मत लगाना ना तुम, मैंने तो लगा दिया जो लगा दिया। उसके बाद लिख लो डी एच इक्वल टू सी पी डी टी प्लस डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। इसको दे देना समीकरण नंबर 3। लिख लिया होगा। अब इसके बाद लिखो, परंतु जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार प्रसारण में एंथैल्पी स्थिर रहती है, अतः डी एच इक्वल टू 0। ये लिख दिया आप लोगों ने, डी एच इक्वल टू 0। तो यहां पर जो समीकरण नंबर 3 है यहां पर 0 रख देंगे। तो लिख दिया अपन ने, डी एच की जगह 0 रख दिया, सीपी डी टी प्लस डेबर एच डेबर पी टी डी पी कर दिया 4। अब मैंने क्या किया, ओनली जो सीपी डी टी इसको तो यही रहने दिया, इसको इधर ले आया मैं, ठीक है। तो ये तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो सीपी डी टी इक्वल टू डेबर एच डेबर पी टी डी पी हो गया। इसको मैंने समीकरण नंबर 5 दे दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया समीकरण नंबर 5। फिर मैंने क्या किया कि जो सीपी था ना, इसको इसके नीचे ले गया और यहां हो गया डी टी डेबर एच डेबर पी। अब ये जो समीकरण नंबर 6, इसमें मैंने क्या कर दिया, दोनों ओर डीपी का भाग दे दिया। तो यहां पर भी डीपी लिख दिया और यहां पर भी डीपी, और यहां पर जब डीपी से डीपी कट जाएगा तो ये डीपी से डीपी मैंने काट दिया। एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो आप लोग, मैंने नहीं बढ़ाया यहां पे, ठीक है। 6 के बाद ये दे दो समीकरण नंबर 7। अब आप लोगों को पता है, अपन ने लिख दिया कि जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार प्रसारण में एंथैल्पी स्थिर रहती है। डी एच बराबर 0 आ रहा है, तो मैंने यहां पर इसमें कंडीशन कौन सी लगा दी, एंथैल्पी स्थिर होने की। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 8। इसके बाद या करके लिख देना इसको, है ना। फिर या करके इसको लिख दो, डेबर टी डेबर पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू माइनस डेबर एच डेबर पी टी सी पी। मैंने कुछ भी नहीं किया, सीपी को ऊपर ले आया बस, या करके डेबर टी डेबर पी एच। इसका मतलब एक ही तो होता है, 1/, में लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया यहां पे, ठीक है। यहां तक लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद लिखो, अब ये क्या है, स्थिर एंथैल्पी पर, स्थिर एंथैल्पी हो गई, स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर, इसको लिख लो डेबर टी डेबर पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी को जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं, जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। डेबर टी डेबर पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी को जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। और इसे किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, म्यू जेटी के द्वारा, म्यू जेटी जूल थॉमसन गुणांक। ये म्यू गुणांक है, जूल थॉमसन गुणांक, इसे म्यू जेटी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे म्यू जेटी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, म्यू जेटी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पीड स्लो कर लेना भाई लोग यूट्यूब पे, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही तेज बोल रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मतलब।
तो यहां पर इसकी जगह मैंने लिख दिया म्यूजेटी इक्वल टू -1/Cp डेबर H डेबर P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अपनी समीकरण नंबर 9 कर लो, इसको समीकरण नंबर 10 कर लेना। म्यूजेटी बराबर -1/Cp डेबर H डेबर P T एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब ये बोला जाता है अगर यदि म्यूजेटी का जो मान है इसको मैं दाब की प्रास में स्थिर मान लूं, दाब की प्रास का मतलब जो दाब की रेंज है उसमें अगर अपन स्थिर मान लें तो ये जो समीकरण है इसको अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है अपना ये वाला, इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो इसको अपन लिख सकते हैं, आप लोग लिखो, यदि म्यूजेटी के मान को, यदि म्यूजेटी के मान को दाब की प्रास में, प्रेशर की रेंज में, अलग अलग प्रेशर पर देख रहे हैं, यदि म्यूजेटी के मान को दाब की प्रास में अगर अलग अलग उस पर देखेंगे प्रेशर की रेंज पे, तो वहां पर चेंज होगा, उस चेंज को अपन क्या लिख सकते हैं, दो प्रेशर में जो अंतर है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल टी, टेम्परेचर में कमी आएगी तो उसको, और जो प्रेशर होगा उसको लिख सकते हैं डेल पी। यदि म्यूजेटी के मान को, इसकी बात कर रहा हूं मैं ना इस इक्वेशन को, इसको तो लिख देंगे डेल टी और इसको लिख देंगे डेल पी। यदि म्यूजेटी के मान को दाब की प्रास में स्थिर मान लिया जाए तो समीकरण 9 को, या समीकरण 9 नहीं, समीकरण 8 लिख देना भाई, समीकरण 8 को निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण 8 को यहां पर तो ये, इसको तो लिख देंगे डेल टी और इसको लिख देंगे डेल पी इक्वल टू माइनस डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सीपी। इसको दे देना समीकरण नंबर 11। समीकरण नंबर 11, उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। रेंज की बात कर ली ना अपन ने, तो डेल टी डेल पी कर दिया, और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे थे अपन, डेल टी, इस पी को इधर ले जाएं, माइनस डेबर एच डेबर पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर सी पी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहां पर डेल पी। ये तो समीकरण नंबर 12, समीकरण नंबर 12, समीकरण नंबर 12 हो गया। यहां डेल टी गैस के प्रसार में, यहां डेल टी गैस के प्रसार में ताप में हुई कमी को प्रदर्शित करता है। यहां डेल टी गैस के प्रसार में ताप में हुई कमी को प्रदर्शित करता है। यहां डेल टी गैस के प्रसार में ताप में हुई कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अपन ने यहां पर जूल थॉमसन प्रभाव भी देख लिया और जूल थॉमसन गुणांक भी देख लिया। आप लोगों के समझ में नहीं आया हो तो एक बार कमेंट्स करके बताना, अगर आ गया हो तो भी कमेंट्स करके बताना वीडियो के लास्ट में कि सर समझ में आ गया मेरे, है ना, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो लोग अभी तक, जिन लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंचा, आपकी सहायता से पहुंच सकता है तो उनको आप पहुंचा दो एक बार। जो बच्चे रेगुलर देखते हैं वीडियोज और जिनको फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट में प्रॉब्लम आ रही है उनको आप लोग वीडियो भेज सकते हैं। और मेरी जो क्लास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो रोजाना अपनी रेगुलर क्लास हो रही है, टाइम अपना वही है 3 से 3:40। जूम आईडी क्या है आप लोगों को सबको पता होगा, जूम आईडी मेरी पूछ लेना, अगर एक दूसरे से अगर नहीं पता हो तो आकाश से पूछ लेना। इधर गर्ल्स में दक्षुता को पता है, मनीषा को पता है, रीचा को पता है, और प्रासू, रासू, इन सबको पता है ना। ओके, थैंक यू सो मच।